एरोबिक रेस्पिरेशन के आखिरी दो स्टेप्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पर हमने बात कर ली थी और हमने देख लिया था कि मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस होता है अंत में और एटीपी का निर्माण होता है जो मैट्रिक्स साइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर होता है। ऑक्सीजन एटम्स का उपयोग होता है इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। 38 एटीपी का नेट गेन था जो हमने पढ़ा है। यहाँ एक छोटी सी रिलेटेड बात और है। शटल सिस्टम, देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में क्योंकि लोकेशंस अलग अलग हैं, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इनर मेम्ब्रेन, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो इनर मेम्ब्रेन पर रन कर रहा है। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस हुआ और NADH2 वहां भी बना था। अगर इस NADH2 को ATP का फॉर्मेशन करना है सो इट हैज टू एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया, अंदर जाना पड़ेगा। ग्लाइकोलिसिस के NADH2 को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाने की जो प्रक्रिया है वो शटल सिस्टम कहलाती है, ताकि वो NADH2 जो ग्लाइकोलिसिस से बना वो ATP निर्माण कर सके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर। सो ये एंट्री है ऑफ ग्लाइकोलाइटिक NADH2 into माइटोकॉन्ड्रिया। पहली खास बात, ये सिस्टम प्रोकैरियोटा में नहीं पाया जाता क्योंकि वहां माइटोकॉन्ड्रिया जैसी कोई चीज है ही नहीं, तो प्रोकैरियोट्स में शटल सिस्टम नहीं पाया जाएगा। दूसरी खास बात, यहां प्रोकैरियोटा में क्योंकि शटल सिस्टम नहीं है तो प्रोकैरियोट्स में जो एरोबिक प्रोकैरियोट्स हैं उनमें नेट गेन 38 ATP ही रहेगा एरोबिक प्रोकैरियोट्स के लिए। लेकिन यूकैरियोट्स में जहां शटल सिस्टम पाया जाता है वहां पर एक से अधिक प्रकार का शटल सिस्टम अवेलेबल है। उस पर हम बात करें। पहला शटल सिस्टम मैलेट एस्पार्टेट शटल है। मैलेट एस्पार्टेट शटल हार्ट, किडनी, लिवर में ऑपरेट होता है और इस शटल सिस्टम में नेट गेन 38 ATP का ही रहेगा। मैलेट एस्पार्टेट शटल वास्तव में मैलेट और एस्पार्टेट का इंटर कन्वर्जन है और इस पूरी रिएक्शन पर हम डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना याद रखें कि ये शटल जब ऑपरेट करता है तो 38 ATP ही नेट गेन रहेगा। जहाँ चेंज है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। दूसरा शटल जो है वो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल है। ये शटल
नर्व सेल्स या जिन्हें हम ब्रेन सेल्स कहते हैं, वहां पर ये शटल सिस्टम ऑपरेट करता है। और जब ये शटल सिस्टम ऑपरेट करता है तो नेट गेन 38 के बजाय 36 रह जाता है, यानी 2 एटीपी का नुकसान है। नेट गेन इस केस में 36 एटीपी होगा। ऐसा क्यों होता है, इस पर हम कुछ बात करें। ये एरिया हम साइटोप्लाज्म का मान लेते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन मान लेते हैं। इसे हम माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन मान लेते हैं और इस क्षेत्र को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस मान लेते हैं। ये साइटोप्लाज्म आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया शुरू हुआ आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और बीच में पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। बाहर की ओर हमने पढ़ा है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट नाम का अणु ग्लाइकोलिसिस के दौरान उत्पादित होता है 3 कार्बन का। और वैसे भी ये सामान्य रूप से साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला 3 कार्बन कीटो शुगर है। ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ये कन्वर्जन होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी और ये ऊर्जा NADH2 देगा। NADH2 की प्रेजेंस में NADH2 NAD में परिवर्तित होता है, यानी अपनी प्रोटॉन ऊर्जा उसने इस अभिक्रिया को दी और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट का निर्माण हुआ। ये NADH2 कहां से आया? ये NADH2 ग्लाइकोलाइसिस से आया। हमने पढ़ा कि ग्लाइकोलिसिस में NADH2 का निर्माण होता है जब PgAl कन्वर्ट होता है 1,3-डाई-PGA में, तब NADH2 निकला। और हमने कहा शटल सिस्टम के दौरान ग्लाइकोलिटिक NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। वास्तव में अब क्लियर है कि NADH2 खुद अंदर नहीं जा रहा है, भौतिक रूप से फिजिकली खुद एंट्री नहीं ले रहा है। वो अपनी ऊर्जा इस अभिक्रिया को दे रहा है, इस रिएक्शन को दे रहा है। ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन को पार करके पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में अंदर आ जाता है। अंदर नहीं जाएगा। यहां पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आने के बाद ये वापस कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट पुनः निकलकर बाहर आ जाता है। ठीक, देखिए DHAP से ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बनने के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता थी फॉरवर्ड रिएक्शन में। अंडरस्टूड है, जब यही रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी तो ऊर्जा का वापस निकास होगा, एग्जिट ऑफ एनर्जी होगा। NADH2 निर्माण के दौरान काम आया, अंडरस्टूड है। ग्लिसरॉल DHAP में जब वापस कन्वर्ट होगा तो फिर से अभिक्रिया चलेगी
अणु FeDH2 का बनता है, यानी ऊर्जा का निर्माण हुआ। लेकिन समस्या क्या है, एक NaDH2 जिसकी वैल्यू 3 ATP के तुल्य थी, अब बैकवर्ड रिएक्शन में FeDH2 के रूप में निकलता है जिसकी वैल्यू 2 ATP के बराबर होती है। ठीक, 3 ATP वाला मॉलिक्यूल था, अब वो 2 ATP के इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो गया अंदर आकर, उसने अपनी ऊर्जा इस रूप में निकाली बैकवर्ड रिएक्शन में। ग्लाइकोलिसिस में NaDH2 के 2 मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है और दिख रहा है अगर 2 मॉलिक्यूल यहां जाएंगे तो 6 ATP का इक्विवेलेंट होगा, 2 मॉलिक्यूल 6 ATP दे सकता है। लेकिन जब ये इन 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा तो 6 के बजाय 4 ही ATP बनेंगे, यानी जहां टोटल 38 ATP बनना चाहिए था उसमें से 2 माइनस हो जाएंगे। एक NaDH2 3 के बराबर है, अब वो 2 ही देगा। अंडरस्टूड है, जब 2 NaDH हो गए तो 2 ATP का नुकसान होगा अंदर आने के बाद। इसलिए वैल्यू ऑफ नेट गेन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन व्हेन ग्लिसरॉल 3-phosphate shuttle operates, the value decreases for 2 ATP। 38 के बजाय 36 ATP का नेट गेन हो जाता है इस दौरान। ये बात याद रखने लायक होगी। इस वीडियो में हम सिर्फ शटल सिस्टम पर ही बात कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइम पर हम एनारोबिक फर्मेंटेशन प्रोसेसेस पर बात करेंगे। थैंक यू।